नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2022 का हम कंप्लीट करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश का जो है इस पत्रिका से डिस्कस करेंगे और बाकी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आई थी गिरिराज पत्रिका में कवर नहीं हुई थी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर बात करें इस वीडियो के PDF की तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 14,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं रिसेंटली ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। ये जो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया है, इसका कुल्लू में इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये जो ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बारे में आप एक बार जान लीजिए कि इसमें क्या होगा। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। बनाए कहाँ पर जाएंगे, देखिए या तो इसके लिए कोई अलग से जगह ढूंढी जाएगी जहाँ पर निर्माण किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसा स्कूल है, कोई भी युवा मंडल है, कोई भी महिला मंडल है, ग्राम पंचायत भवन है जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ स्पेस खाली पड़ा हुआ है तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी स्पेस वहाँ पर मिलेगा उसके तहत जो है वहाँ पर 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जो है वो चेयर्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टेबल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये टारगेट रखा जाएगा कि जितने भी ज्ञान केंद्र हो उनमें लगभग 10 से लेकर 40 लोग जो है यहाँ पर बैठ सकें, खासकर विद्यार्थी यहाँ पर बैठ सकें और वो विद्यार्थी जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, एज ए लाइब्रेरी जो है वहाँ पर बढ़ सकें। इन लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और देखिए इसमें जो भी खर्चा आएगा ना वो खर्चा पंचायत जो है वो अपनी निधि से करेगी, यानी कि बाहर से खर्चा नहीं आएगा, पंचायत को अपनी निधि से जो है ये खर्चा करना पड़ेगा। तो ये है प्रोग्राम ज्ञान केंद्र प्रोग्राम, पंचायत ज्ञान केंद्र प्रोग्राम इसको कह लीजिए। कुल्लू में इसको लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच टीम बैक द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है, ये खिताब जीता गया है लद्दाख की टीम के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, अभी आप जानेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगेगा। देखिए लद्दाख में जो लद्दाख की जो वुमेन टीम थी उसने जो है ये नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो जीती है। इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया इसको, तो इसको काजा में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कहाँ पर, काजा। काजा लाहौल स्पीति में है तो लाहौल स्पीति के काजा में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसमें टोटल 6 टीमों ने जो था वो भाग लिया था, 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी ये टीमें थी ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली यहाँ पर थी, लद्दाख यहाँ पर थी, हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर था, चंडीगढ़ टीम यहाँ पर थी, तेलंगाना टीम यहाँ पर थी और ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की जो था वो टीम यहाँ पर थी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टीमें यहाँ पर थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने, किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया, कितनी टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, कौन सी टीम यहाँ पर जीती, ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ आदि बद्री डैम विद विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो किस राज्य के साथ आदि बद्री बांध बनाने का जो है वो ऐतिहासिक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो जो आदि बद्री डैम बनाया जाएगा ये हरियाणा के साथ जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं कि हम ये आदि बद्री डैम जो है वो बनाएंगे। अगर इस डैम के बारे में बात करें तो ये डैम जो है ये हरियाणा में स्थित है, ये आदि बद्री डैम हरियाणा में होगा। और ये डैम वैसे हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है, हरियाणा में है परंतु हिमाचल का बॉर्डर भी वहाँ पर साथ में ही लगता है। हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा के साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं कि हम जो है वो सरस्वती नदी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, जो विलुप्त हो चुकी है, उसको जो है हम फिर से रिजुविनेट करेंगे, उसको फिर से हम रिजुविनेट करेंगे, उसका फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरस्वती नदी याद रखेगा, हरियाणा याद रखेगा, हिमाचल आदि ब्रह्मा आदि बद्रीनाथ डैम जो है ये सब याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेयर इज द सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ द हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जब पहले धर्मशाला में आयोजित की गई थी कुछ टाइम पहले तो काफ़ी चर्चा में रही थी। अभी इसकी सेकंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो था वो आयोजित की गई और ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये मंडी में आयोजित की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
मंडी में इसका आयोजन किया गया। और ये जो था सेकंड जो वैश्विक निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, इसकी अध्यक्षता जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मंडी में जब उस टाइम आए थे तो उस टाइम हुआ था। इस मौके पर जो था यहाँ पर 28,197 करोड़ के 287 निवेश योग्य परियोजनाओं पर जो था हस्ताक्षर किए गए या फिर उनको धरातल पर उतारा गया। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। इसके अलावा इस टाइम जो था यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो राज्य का पहला डिफेंस पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये राज्य डिफेंस पार्क जो बनाया जाएगा पहला, हिमाचल प्रदेश का पहला डिफेंस पार्क, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये मैसर्ज SMPP प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। 2000 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। और रेणुका जी बांध परियोजना की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये तो अभी की बातें थी जो अभी की गई, परंतु अगर हम बात करें कि पहली जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो वो धर्मशाला में आयोजित की गई थी और 2019 में जो था उसको आयोजित किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, 2019 में पहली आयोजित की गई थी, अभी 2022 में जो था वो दूसरी आयोजित कर दी गई मंडी में। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच सिटी काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन अटल श्रेष्ठ योजना। तो अटल श्रेष्ठ योजना में हिमाचल प्रदेश का किस नगर परिषद को पहला स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के किस नगर परिषद को मिला है, तो ये नाहन नगर परिषद को जो है वो पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है। नाहन नगर परिषद को जो है वो यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है अटल श्रेष्ठ योजना में। अटल श्रेष्ठ योजना नाम याद रखिएगा, नाहन याद रखिएगा। अब इसको पहला अवार्ड दिया गया तो इसको इनाम के तौर पर क्या दिया जाएगा, नाहन को जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये कितना, 1 करोड़ रुपया। अच्छा, क्यों ये अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है जिन भी नगर परिषदों ने जो है वो अच्छा काम किया होता है, जितनी भी जनहित में जारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को जो है वो बेहतरीन ढंग से जो है उन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतारा होता है, उन नगर परिषदों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें स्वच्छता पर ध्यान रखना आ गया, इसमें किराया वसूली कैसे की जाती है वो आ गया, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र किस तरह से प्रोवाइड करवाया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये सब आप नाहन के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर पूछते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है 2021 का, ये ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। और ये किसको दिया गया है, तो हिमाचल की एक लड़की को दिया गया है जिसका नाम है ओजस्वी राणा। ओजस्वी राणा को ये दिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जो ओजस्वी राणा है ये कहाँ से संबंध रखती है, ये सुलह से संबंध रखती है। सुलह कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये सुलह पड़ता है। और इसको यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में ये अवार्ड दिया गया है। ये क्लास 12th में पढ़ती है बच्ची अभी। इसको जो है वो साइंस की फील्ड में और भी अवार्ड दिए जा चुके हैं, परंतु बात करें कि ये अवार्ड इसको क्यों दिया गया है, तो इसको केमिस्ट्री के रिसर्च के लिए दिया गया है। इसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो था बिवरेजेस होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है कैंसर और अल्जाइमर जैसे पेशेंट्स पर। तो ये इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया। कहाँ से संबंध रखती है, सुलह से संबंध रखती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। और ऑस्ट्रेलिया में इसको ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट। तो हाल ही में उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक का सम्मान जो है वो किसे मिला है। ये भी हिमाचल प्रदेश की एक लड़की को दिया गया है। किसको दिया गया है, उसका नाम है अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा को जो है ये उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक सम्मान जो है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है और कहाँ से ये संबंध रखती है, देखो ये नदौन से संबंध रखती है, नदौन से ये संबंध रखती है अंकिता, और इसे ये उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक का सम्मान जो है वो दिया गया है। और देखो नदौन के किटपल गांव की है ये, नदौन में कोई किटपल गांव है वहाँ से ये संबंध रखते हैं। नदौन हमीरपुर में पड़ता है और ब्यास नदी के किनारे जो है नदौन स्थित है। जो डॉक्टर अंकिता है इसको ये सम्मान जो है केरल के एक इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन की ओर से जो है वो दिया गया है। इन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, उसमें से ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर देश भर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध प्रस्तुत किए थे, परंतु इस लड़की को जो यहाँ से संबंध रखती है नदौन से, उसको ये अवार्ड दिया गया अंकिता को। इसने क्या ये रिसर्च किया था जो वो आपको भी जानना चाहिए। इसने ये रिसर्च किया था कि गाय के गर्भधारण या फिर गाय के बांझपन में होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनका कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए जो है इसने ये रिसर्च किया था और उसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये सब आप इस रिसर्च के बारे में याद रखिए कि क्यों दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर द स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी टिल व्हेन द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 मेगावाट ऑफ एडिशनल ग्रीन एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश इज सेट।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश ने कब तक टारगेट रखा है कि 10,000 मेगावाट के अतिरिक्त हरित ऊर्जा का लक्ष्य जो है हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये लक्ष्य हिमाचल ने रखा है। अभी हिमाचल ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम है स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी। कौन सी? स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 आप कह लीजिए, 2022 आप कह लीजिए, ये लॉन्च की है और इसके तहत टारगेट रखा है कि हिमाचल प्रदेश को 10,000 मेगावाट के अतिरिक्त हरित ऊर्जा में जो है वो लक्ष्य हासिल करना है। कब तक करना है? 2030 तक। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानिए। इसके बारे में आप जानिए कि स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 जो है इसको अभी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और इसमें ये टारगेट रखा गया है कि पन विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, अन्य हरित ऊर्जा के स्रोत हो गया, तीव्र दोहन से जो है वो 2030 तक जो है वो 10,000 मेगावाट के अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस नीति में जो है वो हरित ऊर्जा के स्रोतों के तीव्र विकास के लिए जो है वो 4 सूत्रीय योजना के अंतर्गत राज्य हो गया, संयुक्त स्तर पर हो गया, केंद्रीय स्तर पर हो गया, निजी क्षेत्र में हो गया, भागीदारी को जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी की पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर की जाए। और इसके लिए जो है ताकि इस योजना को जो है वो प्रभावशाली तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एक इसके लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा इसके लिए। और ये जो नीति बनाई गई है इसमें जो है जो ऊर्जा के स्रोत हो गए, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया और अन्य गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनके दोहन पर जो है वो विशेष बल दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, उनकी हार्नेसिंग पर जो है वो विशेष बल दिया जाएगा। तो ये थी स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स को आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं, हु हैज़ बीन चूजन एज द फर्स्ट फ्लावर एम्बेसडर फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में किसे चुना गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार का जो पहला फ्लावर एम्बेसडर किसान चुना गया है वो किसको चुना गया है? वो सुनील कुमार को चुना गया है। सुनील कुमार, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनील कुमार को चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फ्लावर एम्बेसडर सुनील कुमार हैं। ये ग्रीन हाउसेज में इन्होंने जो है वो फूलों की खेती की है और उसके लिए जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य भी किया है। ये बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। बिलासपुर में ऋषिकेश नामक जगह से ये संबंध रखते हैं और ये नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार ने इन्हें जो है ये पहला फ्लावर एम्बेसडर जो है वो बनाया है। पहला फ्लावर एम्बेसडर किसान कह लीजिए, ये जो है वो घोषित किया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सुनील कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आया था तो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए क्योंकि अलाइड HSNT के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू 2015-2016 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो 2015 और 2016 के कृषि जनगणना के अनुसार जो है वो क्या पता चलता है कि जो कुल जोते हैं उनका कितना प्रतिशत जो है वो छोटे और सीमांत किसानों के पास है। तो देखिए 2015 और 2016 का जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उससे ये पता चलता है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास जो है वो 88.86% जो है वो कुल जोतों का हिस्सा जो है वो है। ये तो है छोटे और सीमांत किसानों के पास। अगर हम बात करें कि टोटल लैंड का जो है वो कितना परसेंट सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के पास है, तो ये जो है ये है 10.84%। कितना? 10.84% जो है ये मीडियम और सेमी मीडियम फार्मर्स के पास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो देखो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे GSDP में। तो देखो 13.62% जो है वो टोटल GSDP में जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है, या फिर यहाँ से ये आता है कितना? 13.62%। ये भी ध्यान रखना है, 13.62%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और देखो सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीमें भी चलाई गई हैं। इनमें मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना आ गया। इस मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत जो है वो 85% जो है वो सब्सिडी दी जाती है या फिर सहायता दी जाती है पॉली हाउस जो है वो सेटअप करने के लिए। एक और स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत 80% सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाती है ताकि वो अपने खेतों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, फेंसिंग लगा सकें खेतों में, ताकि आवारा जानवर बंदर जो आते हैं उनसे खेतों की सुरक्षा की जा सके। अगर किसानों ने जो है वो स्प्रिंकल लगाने हैं, ड्रिप इरिगेशन की जो पद्धति जो है वो अपने किसान खेतों में लगानी है तो उनको इसके लिए जो है वो सब्सिडी भी दी जाती है। 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। वो अपने खेतों में जो है वो इस तरह की सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं।
तो ये सब्सिडीज़ याद रखिएगा, 2-3 सब्सिडीज़ बता दी, एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड। तो अभी हाल फिलहाल में जो है वो किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में किसको सम्मानित किया गया है? श्रेया लोहिया को जो है वो सम्मानित किया गया है। श्रेया लोहिया नाम याद रखिए, इसको जो है वो सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस बार कितने लोगों को जो है ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये 29 बच्चों को दिया गया। 29 बच्चों में से जो था 14 लड़कियां थी जिनको ये अवार्ड दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि ये अवार्ड जो था वो वर्चुअली दिया गया, यानी कि वर्चुअल माध्यम से जो है वो सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड करवाए गए। इसमें जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है वो 6 तरह के फील्ड में दिया जाता है। अगर किसी ने इनोवेशन में काम किया है, स्पोर्ट्स में काम किया है, स्कूलिस्टिक अचीवमेंट है कोई, अगर किसी बच्चे ने सोशल सर्विसेज में काम किया है, आर्ट और कल्चर में काम किया है, बहादुरी दिखाई है, ब्रेवरी दिखाई है, तो उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि श्रेया लोहिया को हिमाचल से ये संबंध रखती है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। जो श्रेया लोहिया है ये है कहाँ से? तो ये सुंदरनगर मंडी से जो है संबंध रखती हैं, सुंदरनगर मंडी से संबंध रखती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, व्हेन वॉज मनाली विंटर कार्निवल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड। जो अभी हाल फिलहाल में जो है वो मनाली में ये शीतकालीन कार्निवल उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्घाटन भी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तभी ये गिरास पत्रिका में आया था। परंतु ये पूछते हैं कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसका ओरिजिन कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1977 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। अब इसके इतिहास के बारे में कुछ, ये स्टार्ट जब किया गया था तो उस टाइम के जो मुख्यमंत्री होते थे, तो उस टाइम के मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार होते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें कहते हैं कि जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सोलंग नाला की स्की ढलानों से जो था इसकी शुरुआत की गई थी। और विंटर गेम्स का आयोजन भी यहाँ पर करवाया जाता था। और 1977 से लेकर 1984 तक ये सिलसिला जो है वो इसी तरह चलता रहा। 1985 से लेकर जो था वो 1992 तक जो था इसमें काले बादल छा गए और इसका आयोजन जो था वो नहीं करवाया गया। परंतु 1994 में जो था वो इसका आयोजन फिर से करवाया गया विंटर कार्निवल का। और जो था देश भर के अलग अलग सांस्कृतिक दलों को उसमें शामिल किया गया, उनकी प्रस्तुतियां यहाँ पर करवाई जाने लगी, तो इस तरह से ये फेमस हो गया। और 1998 में इस विंटर कार्निवल को जो था वो राज्य स्तरीय बना दिया गया। 1998 में इसको राज्य स्तरीय बना दिया गया था और 2011 में इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो था वो दे दिया गया था। ये ध्यान रखिए आप, इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा 2011 में दिया गया, राज्य स्तरीय का 1998 में दिया गया था। 1977 में ये स्टार्ट हो गया था। 1985 से लेकर 1992 तक जो था ये ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया और उसके बाद 1994 में इसको फिर से ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये आप विंटर कार्निवल के बारे में याद रखिए जो मनाली में आयोजित किया गया था। यहाँ से देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो हिमाचल के 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर आपको 1 लाइन क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1971। देखो 25 जनवरी थी, तो जनवरी महीने के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। इसीलिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल दिया गया था यहाँ पर, जिसमें जो था वो हिमाचल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियाँ देखो जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ली जाती हैं। पहले तो आप याद रखिए कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम कितना था, वो था 651 रुपीज़, 651 रुपीज़ था। और ये जो है आज बढ़कर जो है वो 1,83,286 रुपये हो गया है, 1,83,286 जो है वो हो गया है। बाकी राज्यों की तुलना में जो है ये काफ़ी अच्छा है। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर बताया गया है कि 82.80 है। और 1971 में यही साक्षरता दर जो था 31 के आसपास होता था। और केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर है, उसके बाद केरल के बाद जो है वो हिमाचल का ही स्थान आता है, ये भी ध्यान रखिए। 1971 में हिमाचल प्रदेश के 2,944 गाँवों में जो था वो बिजली थी सिर्फ, और आज जो है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर है। यहाँ पर 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2022 इज। तो 2022 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ उसकी थीम क्या थी? पहले तो पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस होता कब है, कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो ये जनवरी महीने में करवाया जाता है। कब? जनवरी 12 को जो था ये युवा दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी थीम जो था इस बार क्या रखी गई थी?
ये रखी गई थी इट्स ऑल इन द माइंड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम थी। थीम देख लीजिए, 2022 में इसकी थीम रखी गई। जनवरी 22 को जो था ये नेशनल यूथ डे जो था वो मनाया गया। जनवरी 2022 में जो है और भी बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, तो एक बार जल्दी से आपको सभी दिन रिवाइज करवा देता हूँ ताकि एग्जाम में हेल्प मिल जाए। जनवरी 4 को जो है वो वर्ल्ड ब्रेली डे जो है वो मनाया जाता है। जनवरी 4 के बाद जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। जनवरी 10 के बाद जो है वो जनवरी 12 पर आप आ जाइए। जनवरी 12 को जो है वो नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। जनवरी 15 को जो है वो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। जनवरी 23 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। और जनवरी 24 को जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। जनवरी 24 को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है। ये दोनों जनवरी 24 को मनाए जाते हैं। जनवरी 25 को जो है वो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। जनवरी 25 को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। जनवरी 26 को जो है वो नेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 30 को जो है वो वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जनवरी 23 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में जो है इनकी जयंती को जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की ये जयंती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और टेलीग्राम वगैरह पर ज्वाइन कर लीजिएगा उससे पहले। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो हिमाचल प्रदेश ने किस टीम को हराकर जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीती है। लास्ट टाइम की गिराज पत्रिका में हमने ये सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए थे। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, तो बताइएगा कमेंट करके कि किस टीम को हिमाचल प्रदेश ने हराया है और विजय हजारे ट्रॉफी जो है यहाँ पर अपने नाम की है। अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।